नमस्कार दोस्तों। आज हम दिव्य प्रकाश दुबे जी द्वारा लिखित कहानी संग्रह मसाला चाय की एक कहानी टाइम पढ़ेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरे अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी को भी उसका नाम याद होगा। किसी को भी क्या, उसके घर वालों को भी उसका नाम सही से याद नहीं होगा। मेरे साथ कॉलेज में ही था। कॉलेज के पहले दिन से ही परेशान रहता था कि उसके भैया ने आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग की है। इसका कहीं अच्छी जगह नहीं हुआ तो ले दे के एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हुआ दिल्ली में। घर पर आधे रिश्तेदारों को तो मम्मी ने यही बता रखा था कि लड़का आईआईटी दिल्ली में पढ़ता है। वो अभी भी ये सच पचा नहीं पाई थी। यार, उसको बार बार वो बोलना सही नहीं लग रहा है मुझे। उसने मना नहीं किया होता तो मैं उसका नाम भी बता देता। चलो एक काम करता हूँ, उसका कोई कॉमन सा नाम दे देता हूँ। मुझे लगता है अंकित नाम के लड़के इंजीनियरिंग की तैयारी बहुत करते हैं। मेरी 60 की क्लास में 6 अंकित थे। अंकित अग्रवाल से लेकर अंकित शर्मा, सिंह, पांडे, मिश्रा तक सारी वैरायटी के लोग थे। शुक्र है कम से कम फर्स्ट नाम आज भी कोई ब्राह्मण नहीं, ठाकुर नहीं, बनिया नहीं होता। तो अंकित के जो पापा थे वो अब कानपुर के कमिश्नर थे। वो बताता था कि जब वो 9th क्लास में था तभी पापा डीएम लखनऊ रह चुके थे। बड़े नेता वेता भी सब जानते थे उसके पापा को सही से। जब 10th बोर्ड के रिजल्ट में अंकित के नंबर 85J आए तो बहुत से अधिकारियों के लड़के के नंबर अंकित से ज़्यादा आए। तब से ही पापा को लगने लगा था कि उनका छोटा बेटा आवारा निकल गया। पापा शुरू से टॉपर रहे थे, इसलिए कभी समझ नहीं पाए कि टॉपर के अलावा बाकी लोग दुनिया में जिंदा कैसे रहते हैं, उनकी नौकरी कहाँ लगती है, वो खाते कैसे हैं और अपना घर कैसे चलाते हैं। पापा की दुनिया स्कूल टॉप करने से शुरू हुई थी और कॉलेज टॉप करते करते आईएएस बन गए थे। वो बात अलग है, यूपीएससी आईएएस वाला एग्जाम में वो टॉप नहीं कर पाए थे, जिसका मलाल उनको आज भी था। वैसे तो वो कोई गलती करते ही नहीं थे, लेकिन अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती वो अंकित को ही मानते थे। क्योंकि उनको टॉपर ही पसंद थे तो उनको अपने ही बैच के लड़की से प्यार हुआ जो अपने कॉलेज की टॉपर थी। अंकित की मम्मी इनकम टैक्स में थी और चूंकि पापा की पहुंच बहुत अच्छी थी तो ट्रांसफ़र भी करीब करीब साथ में ही करा लेते थे। अंकित अक्सर सिगरेट पीते हुए फिलोसफिकल हो जाता था। ऐसे ही एक बार रात में सिगरेट पीते हुए उसने बताया था कि कभी भी ये देखना हो कि सरकारी अधिकारी अच्छा है या खराब तो बस उठा के ये देख लो कि उसकी पिछली कुछ पोस्टिंग कहाँ कहाँ हुई है। अगर पिछले 5-10 साल में उसकी पोस्टिंग केवल अच्छी जगहों पर हुई है तो वो अधिकारी अच्छा अधिकारी कम अच्छा मैनेजर ज़्यादा होता है, और अगर पोस्टिंग खराब जगहों पर हुई है तो वो अधिकारी अच्छा अधिकारी होता है। वो अपनी पोस्टिंग मैनेज नहीं कर पाता। जो भी लड़के कॉलेज में आईएएस होने का सपना देखते थे कई बार अंकित से उसके पापा के बारे में बात करने आते। हालांकि इस बात से वो बहुत चिढ़ता था, लेकिन हर बार अपना गुस्सा पीकर वो उन लड़कों को वही बताता जो वो सुनना चाहते थे। कई रिश्ते केवल इसलिए बचे रहते हैं और लंबे चलते हैं क्योंकि उन रिश्तों में वही कहा जाता है जो दूसरा सुनना पसंद करता है। मम्मी अंकित की दादी को लेकर उतनी ही लापरवाह थी जितना अंकित अपनी पढ़ाई को लेकर। अंकित की पढ़ाई और दादी की जिंदगी दोनों बस घिसट रही थी। अंकित चूंकि घर का फ्यूचर टेंस था और दादी पास्ट टेंस, इसलिए भी मम्मी अंकित की दादी पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी। अंकित के भाई का नाम था अंकुर। उसकी वजह यह है कि सोसाइटी के करीब करीब सभी पढ़े लिखे और अधिकारी टाइप के लोग अपने सभी बच्चों के नाम ए अक्षर से ही शुरू करते हैं। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो सोसाइटी उन्हें इंटेलेक्चुअल समझती है और दूसरा वो खुद भी इसको सच मानकर पूरी जिंदगी आराम से काट लेते हैं। वैसे भी सही गलत सच और झूठ के पचड़े में पड़ने के बजाय जिंदगी को जीना जरूरी है। वो लोग अक्सर जी नहीं पाते हैं जो सही गलत के चक्कर में पड़े रहते हैं। कई सच जिनके साथ जिंदगी शुरू होती है वो कहीं आधे रास्ते में ही झूठ हो जाते हैं। हमारी जानबूझकर की गई गलतियां कितनी अच्छी होती हैं ये वही जान सकता है जिसने गलतियां की हो। जिंदगी में सबसे बुरा उन बेचारों के साथ होता है जो हर चीज सही और गलत के तराजू में तौलते तौलते कभी कोई गलती ही नहीं कर पाते।
ये सारी बातें अंकित बस यूं ही हवा में सिगरेट के धुएं के साथ फेंक दिया करता था। बहुत सी बातें तो मुझे आज भी समझ नहीं आती, जो वो ऐसे ही मजाक मजाक में बोल दिया करता था। अंकित की दिक्कत ये थी कि उसको इंजीनियर बनना ही नहीं था, लेकिन क्या बनना था ये भी उसको पता नहीं था। पापा और मम्मी पर सोसाइटी का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि उसको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना पड़ा। उसके पूरे घर में एक दादी ही थी जिनसे वो बात करता था। जब भी वो दादी के पास बैठकर बातें करता तो बात खत्म होने से पहले दादी हमेशा आशीर्वाद देती कि वो अपने पापा जैसा बड़ा आदमी बने। इस बात से अंकित बहुत नाराज होता और दादी को बोलता भी, ये क्या आशीर्वाद हुआ, मुझे नहीं बनना बड़ा आदमी। क्यों नहीं बनना? पापा का इतना बड़ा घर है, शहर में इतनी इज्जत है, इतने नौकर चाकर हैं। दादी समझाने की कोशिश करती कि उसके पापा कितने बड़े आदमी हैं। जितना दादी समझाती उतना ही उसको अपने पापा छोटे आदमी लगते। इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में चाहे कोई पढ़े या ना पढ़े, लेकिन 1-2 बजे तक खासी चहल पहल रहती है। कुछ लड़के जो पढ़ने वाले होते हैं वो 12 बजे तक पढ़ चुके होते हैं, और जो पढ़ने वाले नहीं होते उनको बातों को खत्म करने के लिए इंजीनियरिंग के 4 साल भी कम लगते हैं। अंकित मेरी क्लास में नहीं था, बस हमारे हॉस्टल में विंग एक ही थी। अक्सर सोने जाने से पहले मैं एक बार बाहर बालकनी पर आता, जहां से पूरा कॉलेज साफ दिखता था। अंकित वही अपने गिटार के साथ बैठा हुआ दिख जाता। हम मिलने पर कभी हाय हेलो नहीं करते थे, बस बात शुरू हो जाती थी। वही किसी न किसी को गाली देने से बात शुरू करता और अपने फिलोसॉफिकल फंडों पर बात खत्म करता। एक दिन ऐसे ही वो कुछ बोल नहीं रहा था, ना ही किसी को गाली दे रहा था, तो मैंने पूछ ही लिया, क्या हो गया, सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, अंकित ने सिगरेट जलाते हुए कहा। फिर 1-2 कश लेने के बाद दोबारा बोला, एक्चुअली कुछ सही नहीं है। क्या हुआ, घर पर किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, घर वालों की बातों पर मैं ध्यान ही नहीं देता। फिर छोड़, कभी बताऊंगा आराम से, अंकित ने कश को जोर से खींचकर कहा। मैंने भी बात सुनने के लिए उसको इंसिस्ट नहीं किया। सिगरेट खत्म होने तक वो कुछ बोला नहीं, ना ही मैं वहां से चलने लगा तो पीछे से आवाज आई, मेरा ब्रेकअप हो गया यार आज। मुझे पता नहीं था कि ऐसे में कैसे रिएक्ट करते हैं। मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं थी, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर रुककर उसने ही दोबारा कहा, 4 साल से थे। ब्रेकअप कैसे हुआ, मैंने पूछा। वो मुझे बार बार एक बार और आईआईटी का पेपर देने के लिए कहती थी। आज आखिरी डेट थी अगले साल वाले पेपर की, और मैंने फॉर्म नहीं भरा। ये कहकर अंकित ने एक और सिगरेट जला ली। इतनी सी बात थी तो भर देते फॉर्म। बात इतनी सी नहीं थी, फॉर्म भर देता तो हो थोड़ी जाता। वैसे भी प्यार मुझसे था या आईआईटी से? मुझसे था तो आईआईटी से क्या फर्क पड़ता है, और आईआईटी से था तो आज नहीं तो कल होना ही था। ये बोलने के बाद वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और अधूरी सिगरेट फेंक कर बोला, बढ़िया ही हुआ। वैसे भी जितने लोग फालतू में अपने होने का नाटक करते हैं, पहले ही छूट जाएं तो जीना आसान हो जाए। ये बात मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आई, ना ही मैंने उसको कहा कि उसने गलत किया। इंजीनियरिंग में बहुत से लड़के लड़कियां एडमिशन के बाद भी आईआईटी का फॉर्म भरते हैं। अंकित भी भर देता तो कौन सी दुनिया रुक जाती, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं समझाया। कॉलेज में कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि 2-3 लड़के ग्रुप में कहीं गए और मजाक मजाक में नदी में नहाने गए और वहीं डूब गए। कुछ ऐसा ही वाकया हमारे कॉलेज में भी हुआ। हमारे बैच के 3 लड़के घूमने के लिए ऋषिकेश गए और वहाँ बहाव में बचे नहीं, केवल एक लड़के की लाश मिली। एक बंदा तो हमारी विंग का ही था। पूरे हॉस्टल में सभी लड़के बहुत डरे हुए थे। कॉलेज ने सभी के घर पर एक चिट्ठी भेजी थी कि ऐसी किसी घटना का जिम्मेदार कॉलेज नहीं होगा। प्राइवेट कॉलेज वैसे भी किसी चीज़ की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। हाँ, बस अगर कॉलेज का कोई लड़का अपने आप कुछ अच्छा कर ले तो उसकी सक्सेस की जिम्मेदारी कैसे लेनी है ये ज़रूर जानते हैं। ये चिट्ठी अंकित के घर भी पहुंची तो अगली कॉल पर अंकित के भाई अंकुर ने बताया कि पापा कह रहे थे कि वो भी क्यों नहीं डूब जाता। वैसे भी खानदान का नाम डुबोने में कोई कसर तो बाकी नहीं रखी। अंकित ने बिना बात पूरी किए फ़ोन काट दिया। रात में बालकनी पर मिलने पे उसने बताया कि एक दिन वो भी गायब हो जाएगा कहीं।
मैंने कुछ कहा नहीं, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं कभी उसे बताना नहीं चाहता था कि वो गलत बोल रहा है। मैं बस सुन लेता था, जो भी वो उल्टा सीधा बोलता रहता। सिगरेट यूं ही सुलगती रही, रातें सुलगती रही और दिन जलते रहे। सब दिवाली की छुट्टी पर घर गए थे। मैं जब निकल रहा था तो अंकित गेट पर मिला। कब आना है वापस? मैंने पूछा। देखो आता भी हूं या नहीं, अंकित बोला। मैं उसके जवाब से थोड़ा चौंका, लेकिन मुझे उसका ये बोलना वैसे ही लगा जैसे वो अक्सर बोला करता था। दिवाली की छुट्टी से लौटने के बाद बालकनी पर अंकित मिला। कैसी रही दिवाली? अंकित ने मुझसे पूछा। बढ़िया, तुम सुनाओ कैसी रही? मैंने पूछा। कैसी रहेगी, पापा के पास टाइम ही नहीं था। इतने लोग दिवाली पर मिलने आते रहे। मम्मी और भाई कैसे हैं? मम्मी नाराज हो गई है मुझसे। क्यों? एक आंटी आई थी घर पे। उन्होंने उनको जैसे ही बोला कि मैं आईआईटी दिल्ली में हूँ, मैंने पलट के बोल दिया कि आंटी मैं एक प्राइवेट कॉलेज में हूँ। ये कहकर अंकित ने सिगरेट जला ली। तुमको बोलना नहीं चाहिए था, मैंने समझाते हुए कहा। इस पर वो कुछ नहीं बोला। मैंने ही दोबारा समझाते हुए कहा, नहीं कहना चाहिए था तुम्हें। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं ये मुझे मत समझाओ। ये बोलकर अंकित वहां से चला गया। मुझे बहुत बुरा लगा। इसके बाद बालकनी पर हम मिले, लेकिन कभी बात नहीं करते। बहुत दिनों तक हम दोनों एक दूसरे से बात करने की कोशिश नहीं की। मैं रोज की तरह सोने से पहले एक बार बालकनी पर जाता था। एक दिन अचानक उसने मुझे रोका, अपने आप ही बोला, सॉरी यार। मैंने भी बिना भाव खाए कहा, मुझे भी तुम्हें समझाना नहीं चाहिए था। हाँ, कोई भी मुझे कुछ सही भी समझाता है तो मुझे अपने घर वालों जैसा लगता है, अंकित ने कहा। बाकी सुनाओ, क्या नया है इधर लाइफ में? मैंने पूछा। नया बस ये है कि कंप्यूटर साइंस वाली मैडम है ना। कौन? वो निशु छापरा? हाँ वही। उससे मेरी दोस्ती हो गई है। दोस्ती मतलब? मैं थोड़ा चौंकते हुए पूछा। दोस्ती मतलब दोस्ती, अंकित ने कहा। मतलब ये कि मुझे कॉलेज की लड़कियां बहुत इमेच्योर लगती हैं। निशु मैम से बात करता हूं तो हल्का लगता है। अंकित ने बड़े ही आराम से अपनी दोस्ती के बारे में बतलाया। तुम ही दोस्त मानते हो या वो भी मानती हैं? मैंने और जानना चाहा। वो भी दोस्त मानती हैं। इनफैक्ट हम नाम लेकर बात करते हैं एक दूसरे से। इसके बाद अंकित ने बताया कि वो बाहर कॉफी शॉप पर निशु छापरा से मिले भी कई बार और उन दोनों की आपस में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। मुझे थोड़ा अजीब लगा। जहां हम लोग कभी कॉलेज की बंदियों से बात करने के लिए तरसते हैं, वहां ये बंदा अपनी टीचर से ही केमिस्ट्री बैठा रहा है। हालांकि टीचर को लेकर ऐसा अट्रैक्शन बहुत ही नॉर्मल था, लेकिन दोस्ती वाला थोड़ा अजीब लगा मुझे। एक बार मैंने पूछा भी अंकित से, क्या तुम लोग फिजिकली भी क्लोज हो क्या? इस पर अंकित ने तुरंत बोला, ज्यादा नहीं। इसके बाद अगला सवाल पूछने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। निशु छापरा वैसे तो अंकित को कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाती थी। वो मेरी क्लास में पढ़ाने आती थी और उनके सब्जेक्ट में मेरे बहुत कम नंबर आए। इंटरनल के 50 नंबर के 30 आए थे। फाइनल लिस्ट जाने वाली थी और ये सब्जेक्ट वैसे ही मेरा वीक था, तो मैंने अंकित से कहा, यार निशु से बोलकर नंबर बढ़वा देना। कितने चाहिए? हो जाएगा। 45 ठीक रहेंगे 50 में से। अरे तू कह दे तो 50 दिलवा दूं, अंकित ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा। तू पक्का मजाक नहीं कर रहा है ना? मैंने कंफर्म करने के लिए पूछा। इस पर अंकित ने बस ये कहा कि जब रिजल्ट आए तो देख लेना। इम्तिहान शुरू होने वाले थे। वो सभी जिनका मन लगता था और वो जिनका मन नहीं लगता था, सभी ने पढ़ना शुरू कर दिया था। तब ऐसा माना जाता था कि इंजीनियरिंग के एक भी पेपर में बैक आ गया तो कंपनी अपने रिटन एग्जाम में ही नहीं बैठने देगी। कंपनी में नौकरी तो बहुत दूर की बात है। सेमेस्टर एग्जाम के बीच में खबर आई कि अंकित की दादी नहीं रही। वैसे तो अंकित के मम्मी पापा दोनों नहीं चाहते थे कि अंकित घर आए, लेकिन अंकित का मन नहीं माना। वो खबर मिलते ही दादी को आखिरी बार देखने के लिए गया। वैसे भी अगले पेपर में एक दिन का गैप था। उसने सोचा कि आकर पेपर बिना पढ़े दे देगा। वैसे भी वो कौन सा बड़ा पढ़ के पेपर देता है।
जैसे ही अंकित घर पहुंचा वैसे ही मम्मी उसको अलग कमरे में ले गई और बोली, पेपर के बीच में क्यों आए? जो होना था हो चुका, अब बुढ़िया वापस तो नहीं आ जाएगी ना। अंकित इससे पहले कुछ जवाब देता, उसके पापा भी कमरे में आए और कहा, बाहर कार खड़ी है, तुरंत वापस कॉलेज जाओ और पेपर में बैक नहीं लगने चाहिए। जाने से पहले अंकित ने दादी को देखा। दादी जिस कमरे में रहती थी वहां गया और बिना अपने मम्मी पापा से मिले वहां से दिल्ली के लिए वापस चल दिया। आकर उसने पेपर दिया। इस दौरान मेरी और उसकी बात बिल्कुल भी नहीं हुई। रिजल्ट आया तो मैंने सबसे पहले निशु सप्रा वाले पेपर के नंबर चेक किए। मेरे 50 में 48 नंबर थे। अंकित का रिजल्ट बड़ा अजीब आया था। 6 में से 5 पेपर में बैक थी। एक उसी पेपर में बैक नहीं था जिसमें वो दादी से आखिरी बार मिलने आया था। रात में बालकनी पर वो मिला। मुझे लगा वो उदास होगा, लेकिन उस दिन वो सबसे ज्यादा खुश था। मुझे मिलते ही पूछा, निशु ने दे दिए ना नंबर? हाँ यार, दे दिए। लेकिन तूने ये क्या किया है, 5 में बैक? कुछ नहीं किया, मुझे इंजीनियरिंग करनी ही नहीं है यार। अंकित आसमान की ओर ताकते हुए बोला। फिर क्या करेगा? जैसे वो अपने कॉलेज के बंदे डूब गए थे ना ऋषिकेश में, वैसे ही डूब जाऊंगा एक दिन। इस बात में मैं थोड़ा नाराज हुआ और मैंने कहा, जिस दिन डूबने जाना मुझे मत बताना। तू तो नाराज ही हो गया। गिटार है ना मेरा, अपना एक म्यूजिक स्कूल खोलूंगा। फिर कुछ देर सोचकर आसमान में देखते हुए बोला, लाइफ इज नॉट अबाउट डिस्टेंस, इट इज अबाउट डायरेक्शंस। इतनी आसानी से मरूंगा नहीं मैं। अपने घर वालों से बदला लेना है मुझे। मैं इंजीनियर बन भी गया तो बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा। हमारे कॉलेज वाले थे बड़े ही अजीब। रिजल्ट की एक कॉपी सभी लड़के लड़कियों के घर भेजते थे। रिजल्ट आखिरकार एक दिन अंकित के घर पहुंच गया। उसके बाद एक दिन अंकित के मम्मी पापा दोनों कॉलेज आए। कॉलेज के डीन भी उनसे बड़ी इज्जत से मिले। अंकित के मम्मी पापा ने आकर अंकित को डीन के कमरे में पता नहीं क्या समझाया। अंकित ने उसके बाद कमरे से निकलना छोड़ ही दिया। रात में बालकनी पर भी कभी दिखता नहीं था। सेमेस्टर खत्म होने के बाद सब जा रहे थे। वो गेट पर अपना गिटार और बैग टांगे हुए मिला। मैंने पूछा, कब आएगा? तू ठीक तो है? बढ़िया हूँ। कब आएगा? बस अब नहीं आऊँगा, बहुत हो गया। मुझे लगा हमेशा की तरह बस यूं ही बोल रहा है। कॉलेज खुलने के बाद वो बहुत दिन तक नहीं आया। मैं उसकी क्लास वालों से पूछा, लेकिन उनको भी कुछ नहीं पता था। मैं नीसू के पास गया और उससे पूछा कि अंकित ने कुछ बताया है क्या, कि वो कब लौटेगा। नीसू ने बताया कि वो भी उसको लेकर परेशान है। उसको भी अंकित की कोई खबर नहीं है। मैंने ऑफिस जाकर उसके घर का नंबर लिया और फ़ोन किया। पता चला कि वो तो घर पहुंचा ही नहीं। मैंने ये बात अपने वार्डन को बताई। कॉलेज में पुलिस आई, उसका कमरा तोड़ा गया। कमरे में टेबल पर एक कागज़ लिखा हुआ था, चिंता मत करो, इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। जहाँ भी रहूंगा अच्छे से रहूंगा। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। हेट यू मम्मी, हेट यू पापा। चूँकि अंकित के पापा बड़े आदमी थे, इसलिए अखबार में अंकित के लापता होने की जो खबर आई उसमें कॉलेज की ही लापरवाही बताई गई थी। कहीं भी इस पर्ची का कोई जिक्र नहीं था। मुझे भी थोड़े दिन अंकित की कमी खली। जब भी ऋषिकेश में कोई अनआइडेंटिफाई लाश मिलने की खबर आती तो मुझे लगता कि कहीं वो अंकित तो नहीं है, लेकिन फिर ये भी लगता कि वो इतनी आसानी से मरेगा नहीं। सबसे पहले अंकित को अगर कोई भूला तो वो उसके घर वाले थे। कॉलेज में भी उसके रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, सिवाय मेरे और निशु के। थोड़े दिन में निशु की शादी तय हो गई तो उसने भी कॉलेज आना छोड़ दिया। मैं बालकनी में आकर उसकी कमी महसूस करता। रात वैसे ही सुलगती रही और दिन वैसे ही जलते रहे। मैं और मेरे साथ के कई लड़के लड़कियां समय के साथ थोड़ा थोड़ा इंजीनियर बनते रहे। कभी गलती से अंकित का जिक्र भी आता तो लड़के उसको फट्टू बोलते। ये वही लड़के थे जो अंकित से उसके पापा आईएएस कैसे बने ये पूछा करते थे। उन्हीं लड़कों में से एक ने बताया कि अंकित का भाई जो आईआईटी में था उसका भी आईएएस में हो गया है। अंकित को गायब हुए करीब 3 साल हो चुके थे। मैं फाइनल ईयर में आ चुका था और नौकरी के लिए पूरे बैच ने शकुंतला देवी और आर.एस. अग्रवाल की रीजनिंग वाली किताब लाकर दिन रात एक कर दिया था। मेरे बर्थडे पर मुझे एक दिन का कार्ड आया। कार्ड पर किसी का नाम नहीं लिखा था,
मैं बहुत अच्छे से हूँ। घर छोड़ दिया है और घर की याद पहले भी नहीं आती थी, अब भी नहीं आती है। वहाँ से निकलकर मैंने अपना एक छोटा सा म्यूज़िक इंस्टीट्यूट खोला है। बच्चों को सिखाता हूँ। बहुत तो नहीं कमाता, लेकिन मेरे लिए काफ़ी है। वैसे तो मेरी चिंता दुनिया में कोई नहीं करता, तो तुम भी मत करना। इतनी आसानी से मरूंगा नहीं, बोला था ना। कार्ड में ऋषिकेश का एक पता लिखा हुआ था। एक बार तो लगा कि अंकित के घर वालों को बता दूं, लेकिन मैंने पता नहीं क्या सोचकर किसी को भी अंकित के बारे में नहीं बताया। मेरी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद मैंने ऋषिकेश की बस पकड़ी और अंकित के यहाँ पहुंचा। जिस म्यूजिक इंस्टीट्यूट को छोटा मोटा बोल रहा था, अच्छा खासा बड़ा था। क्लास खत्म होने के बाद वो बाहर निकला और मैं वहीं बाहर खड़ा था। कोई हाय हेलो नहीं हमारे बीच, बस बढ़कर हमने एक दूसरे को गले लगाया। मैंने ही पूछा, घर वालों को पता है? हाँ, लेकिन वो कभी मिलने नहीं आए। और तू गया कभी? नहीं यार, बस भाई का यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ तो फोन किया था। आखिरकार पापा ने भाई को बिल्कुल अपने जैसा बड़ा आदमी बना लिया। तो आगे का क्या प्लान है? आगे आगे नहीं जाना यार, बस यही इंस्टीट्यूट ही लाइफ है अब। तू बता, नौकरी करेगा अब? हाँ, 2 साल नौकरी करूँगा, फिर एमबीए का सोच रहा हूँ। ये बोलते हुए मैं बहुत छोटा महसूस कर रहा था। बढ़िया है, ये तो कैरियर का हो गया। लाइफ का क्या सोचा है? अंकित ने मुस्कुराते हुए पूछा। लाइफ का? लाइफ के लिए सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली। तेरा मन भी नौकरी करने का है? अंकित ने चाय को टेबल पर रखते हुए कहा। बिल्कुल नहीं। फिर कुछ और नहीं करना? करूंगा जब टाइम आएगा, सोचा है। इस जवाब पर अंकित बहुत जोर से हंसा और बोला, साले वो टाइम कभी नहीं आएगा। मैं चाय लेकर सामने की खिड़की की तरफ गया। वहां से सामने वाले पहाड़ के पीछे डूबता हुआ सूरज दिख रहा था। उस रात मैं वहीं रुका। अंकित के लिए रात ने सुलगना बंद कर दिया था। मेरे लिए अभी भी रात सुलग रही थी और दिन जल रहे थे। अगले दिन वहां से चलने से पहले अंकित ने फिर वो वाक्य दोहराया जो वो कॉलेज में बोलता था। लाइफ इज नॉट अबाउट डिस्टेंस, इट इज अबाउट डायरेक्शन। हम गले लगे और मैं अगली बार आने के लिए चल दिया। घर पहुंचते पहुंचते मैंने नौकरी ज्वाइन ना करने का फैसला कर लिया। वो टाइम आ चुका था।